ओके गाइस, सो दिस इज़ आवर लास्ट डे इन वियतनाम और हम डे 10 है आज। और हम अभी सारा सामान पैक करके सब कुछ सारे सामान को अपने शरीर पे ही लाद के हम जा रहे हैं बस पकड़ने। हम एयरपोर्ट जा रहे हैं क्योंकि हम इंडिया वापस जा रहे हैं आज। बहुत सारा मेमोरीज़ लेके यहाँ से, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ। ये कंट्री मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ के लोग, यहाँ के रूल्स, सब कुछ इतने अच्छे, क्या बताऊँ मैं। बहुत अच्छा कंट्री है। मैं सबको पता है यहाँ पे आप मिनिमम 15-20 दिन लेके आओ ताकि आप अच्छे से वियतनाम को एक्सप्लोर कर सको। हमने काफ़ी चीज़ें मिस करी हैं, बट हाँ, बीइंग एन IT एम्प्लॉय हमें ज़्यादा दिन की छुट्टी मिलती नहीं है, तो इसलिए। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी अगर पॉसिबल हो तो आप मिनिमम 15-20 दिन लेके आओ, ठीक है। हम लॉन्ग वे नहीं जा पाए, हम सपा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हम दालात नहीं जा पाए, हम हो ची मिन सिटी का नाइट लाइफ एंजॉय नहीं कर पाए, बहुत कुछ नहीं कर पाए। बट जितना किया वो बहुत अच्छा था। एक्चुअली हमने फूकॉक को भी इसी में कवर किया। लोग फूकॉक को अलग से प्लान करते हैं, वो खुद अपने आप में 5-6 दिन का ट्रिप है। लोग सिर्फ फूकॉक आइलैंड आते हैं, पूरा वियतनाम घूमने नहीं। पर हमने इसी में उसको भी कवर किया, तो इस वजह से। बाकी आप अगर आपके पास 2-2 बार वियतनाम आने का टाइम है तो आप ज़रूर आओ। तो यस, 12 बजे की फ़्लाइट है हमारी और एयर एशिया है, और वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लगेज अलाउ नहीं करती है। तो हमने काफ़ी कुछ पहन ही लिया है। हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी यहाँ के नाइट मार्केट से, बट अब देखते हैं कि क्या होता है। तो चलो बस पकड़ते हैं। ये जो मोटा भैंस है इसका मैं जुलूस निकालूंगी। मुझे सच में लगा मुझे बस होटल के बाहर से बस पकड़ना है। ये कह रहा है 850 मीटर वॉक करके जाओगी तो बस स्टैंड आएगा। तो वो डायरेक्ट एयरपोर्ट लेके मेरा दिमाग हो गया गरम। अब मैं इसका जुलूस निकालूंगी। अरे यार, तो यहाँ 800 मीटर के लिए कैब भी तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाड़ में जाओ यार, हमें गरीब साबित कर दे रहे हैं। इस मोटे भैंस का जुलूस निकलना निश्चित है, मैं आपको बताऊंगा। इसका मैं जुलूस निकालूंगी दिल्ली जाके। अगले 15-20 दिन तक मैं इससे काम करवाऊंगी। का जुलूस तो मैं निकालूंगी। वो तो मैंने स्मार्ट वॉच नहीं पहन रखा, वरना पिछले 10 दिन में मेरा 15 किलो कम हो गया होगा। इतना वॉक करा है इस मोटे भैंस ने मुझसे, मैं आपको बताऊं गाइस। एयरपोर्ट का कलेश संभालना एक अलग ही चैलेंज है। पता नहीं क्या होगा, इतना कुछ पहन रखा है तब भी मेरे को पता है ड्रामा होगा ही होगा। देखो क्या होता है, भगवान जाने। सुबह सुबह 7 बजे यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश सब्जी का दुकान लग जा रहा है। अभी मैंने देखा फ्रेश साग भी, हाँ गोभी भी बहुत फ्रेश है। अभी मैंने देखा जो नहीं देसी साग लेके आते हैं साइकिल पे खेत से, हमारे वहाँ 4-5 ही लेके आते हैं खेत से तोड़ के, वैसे ही वो साग बेच रही है। बिल्कुल वही इंडिया जैसा साग और फ्रेश बिल्कुल। यहाँ पे मैंने देखा है लोग 10 बजते बंद करके सब सो जाएंगे और 4 बजे उठ के दुकान लगा देते हैं। 4 ही बजे उठ के सब के सब। बहुत ही यहाँ पे सब लोग डिसिप्लिन्ड है। यस, इस लेन को आखिरी बार देखते हुए, ये लेन मुझे ऐसा सिर्फ हनोई में दिखा। हनोई में ये पूरे जगह है, ये इनके फ्लैग्स, बाकी कहीं नहीं देखा मुझे। देखो कितना साफ सुथरा शहर है। सब्जी बेच रहे हैं यहाँ। इंडिया में जहाँ सब्जी बेचते हैं वहाँ गंद मचा देते हैं, यहाँ देखो इतना साफ सुथरा एरिया। हम लोग पहुँच चुके हैं बस स्टैंड पे, और यहाँ पे आपको बस दिखती है 17 नंबर दिख रहा है ना, लॉन्ग बेन टू नोई बाई। ये नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सेकेंड वाली दिस वन। 17 नंबर बस जाएगी, ठीक है। तो हम
का वेट कर। हमारी बस आ गई है 17 नंबर एयरपोर्ट के लिए। नाउ वी विल जिस बस से एयरपोर्ट से आए थे अपने होटल, उसी बस से वापस जा रहे हैं। सिर्फ 15 रुपए पर पर्सन में। इतना गरीब कोई होगा क्या? 15,000 डॉलर। हाँ ठीक है, 15,000 डोंग है, पर ठीक है 15 ही है ना। मोटू, आपको शॉपिंग करके कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही मज़ा आया। मतलब इतना अच्छा कपड़ा, पूरा कोरियन कपड़ा, पूरा मार्केट खरीदने का मन किया पर जगह नहीं थी खरीदने की, ना पैसे थे। तो खाली ट्रॉली लेके आओ और हनोई उतरो फ्राइडे सैटरडे संडे और कहीं सारे शॉपिंग कपड़ों के। अगर गर्मियों में आ रहे हो तो ठंडियों में आ रहे हो तो सिर्फ ठंडियों के कपड़े मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपने पहना है उसका क्या, उसका रिव्यू कैसा है? उसका रिव्यू है कि पता नहीं लार्ज से किया था, फिर भी कपड़े पे चढ़ नहीं रहा है मेरे पे, कि मेरे लार्ज भाई से। तो कोई भी कपड़े लें तो ट्राई ज़रूर करें। हाँ वही मार्केट में ट्राई कर लो आराम से, तब कोई शर्म की बात नहीं है। लड़की लड़का सब वहीं पे ट्राई करने लगता है। मैंने अपना स्कर्ट पैंट सब वहीं ट्राई किया, टॉप ट्राई नहीं किया, पता नहीं होगा कि नहीं, वैसे हो जाएगा स्ट्रेचेबल। लेकिन शॉपिंग भी आप तभी करें जब आपका पति चेक इन लगेज के पैसे भर रहा हो, वरना वो आपके सारे शॉपिंग के कपड़े आपको पहनवा के ले जाएगा। शटल बस से उतर गए और हमारा ये टर्मिनल आ गया। अब हम जा रहे हैं फटाफट से। तो D2 इज़ फॉर इंटरनेशनल डिपार्चर्स एंड D1 इज़ फॉर डोमेस्टिक। तो इंडिया जा रहे हैं इसलिए D2 पे आया। एज यूजुअली इमिग्रेशन की लाइन, दिमाग मेरा सड़ जाता है इमिग्रेशन की लाइन देख के। ओके तो हमारा सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया है और इमिग्रेशन भी हो गया है। अब हम अपने बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं। यूजुअली अच्छा यहाँ पे ना सिक्योरिटी चेक इंडिया में तो गॉड सो स्ट्रेसफुल, इस बार मेरा तो इतना स्ट्रेसफुल रहा है इंडिया में। जब मैं आ रही थी यहाँ मेरा सारा सामान निकलवा दिया था बस एक स्ट्रेटनर के चक्कर में, कि स्ट्रेटनर मेरे ट्रॉली में रह गया। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको कोई गैजेट्स बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ यहाँ पे आपको शूज़ खोलना है और जैकेट उतारना है बस। बाकी चीज़ें ऐसे ही, ट्रॉली बैग जो भी है सब ऐसे ही चेक इन में डाल दो आप चेकिंग के लिए। तो यहाँ पे वो वाला पार्ट स्ट्रेसफुल नहीं है। सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन में भी कुछ सवाल नहीं पूछते, शक्ल देखेंगे, पासपोर्ट में लाएंगे, स्टैंप मारेंगे, हो गया। लेकिन इस बार हमारा स्ट्रेसफुल पार्ट इमिग्रेशन के बाद स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि एयर एशिया की फ़्लाइट है, हमें दिल धक धक हो रहा है। उसमें ना वो बोर्डिंग गेट पे वेट चेक करते हैं। जैसे आप कुछ भी करवर के चेक इन कर लेते हो अपना वेट वो करके, यहाँ पे क्या वो बोर्डिंग गेट पे भी चेक करते, क्योंकि उनको पता है कि लोग चेकिंग करने के बाद अपना सारा सामान वापस बैग में ठूस देंगे और उस समय सब अपने बॉडी में ही जैकेट वैकेट में डाल लेते हैं। तो ये बोर्डिंग गेट पे भी चेक करते हैं और उस टाइम पे पता नहीं क्या होने वाला है, पैसे लेंगे हमसे या क्या करेंगे। तो हमारा असली स्ट्रेसफुल मोमेंट अब स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी बस बोर्डिंग गेट पे जाके बैठ जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके गाइज, एन अपडेट, हमने एक्स्ट्रा कैरी ऑन ख़रीद लिया है 2000 रुपये और दे के पहले ही, मतलब प्री बुक कर लिया है। एक्चुअली क्या है ना कि एयर एशिया का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। हमने 3-4 जगह देखा और यहाँ पे ना इस एयरपोर्ट पे मैंने देखा और किसी पे नहीं था। बोर्डिंग गेट पे वो रखा हुआ है वेट और हाइट सब नापने वाला, ठीक है। तो अगर उन्होंने नाप वो कर लिया तो फिर बोर्डिंग गेट पर ड्रामा हो, उससे बेटर है हमने क्या किया, एक्स्ट्रा एक ही हम दोनों ने नहीं किया है, बस एक उनके टिकट पे कैरी ऑन ले लिया है। तो हमें और 7 kg का मिल गया है। तो अब हमने क्या किया, अपना वेट सारा सामान एक बैग में कर दिया, जिसका 14 kg अलाउंस है उसका, और मेरे वाले बैग का 7 kg कर दिया सारा सामान उसमें से निकाल के सेफर साइड के लिए। तो अब हम थोड़ा रिलैक्स हैं,
अब मैं देख रही हूँ कि बर्गर किंग या KFC कहाँ है, तो हम थोड़ा सा खा लेंगे। नाउ वी आर लिटिल बिट ऑफ टेंशन फ्री नाउ। तो हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है और 2000 रुपये वेस्ट ही हो गए। उन्होंने कुछ चेक वेक नहीं किया, पता नहीं है, बट फिर भी डर के, मतलब क्या है ना, थोड़ा सेफ साइड रहने के लिए हमने कर लिया पहले, कैरी ऑन ऐड कर लिया एक्स्ट्रा वेट के लिए। बट उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। मे बी यहाँ नहीं पूछते, बट हाँ मैंने जितना रिसर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे, सब जगह यही लिखा था कि एयर एशिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ड्रामे करते हैं। बट यहाँ कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट आपके पास छोटे ट्रॉली के साथ अगर आपका लैपटॉप बैग है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो कोई नहीं, कभी कभी अब क्या कर ही देते तो इंसान क्या करता है। अभी आप बोर्डिंग गेट पे वो जितना पैसा मांगते हैं हमें उतना देना पड़ता है। इससे अच्छा अभी 2000 पे करके हमने थोड़ा सेफ साइड रख लिया है। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप अपने समझ से जो आपको ठीक लगे वो करना। ओके, तो हम लोग उतरे, बैंकॉक में उतर गए। 2 बज रहा है अभी यहीं का, और 2-2:30 बज रहा होगा। और उसके बाद हमारा वहीं इंटरनेशनल अगर आपका फ़्लाइट है ना फिर से कनेक्टिंग, तो उसका सेपरेट गेट था। तो फिर से हमारा वो हुआ, इमिग्रेशन चेक करा और वो किया, क्या मैं बोलूँ, फिर से सीट बैग चेक हुआ, सब कुछ हुआ। और एज़ यूजुअल जो श्रीलंका में हुआ था, पानी रखवा लिया या फेंकवा लिया, तो हमने पूरा पानी पी लिया था। और अब हम आ गए हैं अपनी बोर्डिंग गेट की तरफ। अब हम जा रहे हैं और अब हम गेट के पास ही बैठ जाएंगे, देखते हैं। एयर एशिया से हम आए हैं। वेलकम टू थाईलैंड। थाईलैंड का एयरपोर्ट है ये, थाईलैंड। Thai massage, body massage. Sir, do you want Thai massage, body massage? क्या कर रहे हो मोटू? हमारा मन हो रहा है कि काश हम अपना ट्रिप एक्सटेंड कर सकते यहाँ पे और हम थाईलैंड भी घूमते 1-1.5 हफ्ते और फिर इंडिया वापस जाते। पर ना छुट्टी है ना पैसे बचे, और कपड़े भी उतने नहीं है हमारे पास। सारे कपड़े हम यूज़ कर चुके हैं, सारी लॉन्ड्री गंदी हो चुकी है। ऑफिस वाले हाँ पैसे काट लेंगे भाई, छुट्टी तो खैर है ही नहीं। मेरे तो वैसे ही पैसे कटवा के मैं आई हूँ ट्रिप पे। ओह गॉड, काश कुछ और दिन होते हमारे पास, हम थाईलैंड भी थोड़ा बहुत घूम लेते। हाँ वहाँ से यहाँ का फ्लाइट लेते हैं। हाँ हाँ रास्ते में ही तो पड़ता है। हाँ, यहाँ पे बच्चों के खेलने का भी है एयरपोर्ट पे। क्या एयरपोर्ट है गजब। कुछ भी खाने का नहीं समझ आ रहा है। थाईलैंड की करेंसी महंगी है। मैकडी में है हम, 2 नॉर्मल बर्गर इंडिया के 600 रुपये के बराबर हो रहा है। मतलब एक बर्गर 300 का हो रहा है मैकडी में, और वहाँ इंडिया में हम कितने में खाते हैं? 99 में 2 चिकन बर्गर खाते हैं। यहाँ 600 में क्या ही बताऊँ। कोई थाईलैंड में कैसे ट्रिप सरवाइव कर सकता है यार इतने महंगे करेंसी के साथ। तो हमें मैकडी में यहाँ पे देखो, अगर आप बर्गर चूज़ करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, बीफ, चिकन, फिश, पोर्क। हमने चिकन देखा, हम ये वाला ले रहे हैं। देखो 125 बात है, सॉरी 125 बात मीन्स 300 रुपये के आसपास का एक बर्गर। हमने फालतू में 2000 रुपये बंद किए पैसे हमारे, क्या ही करें। Stops are located at all exits except exit B. तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ कि एयर एशिया के जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उसमें कितना अच्छा लेग स्पेस होता है। We have landed safely
इन दिल्ली 1 आवर लेट। फ़्लाइट 1 घंटे डिले चल रही थी और जब लैंड हुए तो रनवे पे इतना ट्रैफिक था कि हमारी फ़्लाइट ही पार्क नहीं हो पा रही थी, इधर उधर घूम रही थी गोल गोल। तो अब 9 बज गया है रात का, 8 बजे हम पहुंचने वाले थे। देख रहे हैं लाउंज एक्सेस अगर मिल जाए तो हम खाना खा के घर जाएंगे, वरना तो भूखे ही घर जाएंगे। देखते हैं। तो उसके आगे का अपडेट मैं आपको अब देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं व्लॉग करना भूल गई, बहुत कुछ कांड हो गया था। तो क्रेडिट कार्ड वाले हमें इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, इतने सारे वो ऑप्शंस देते हैं कि आप इस लाउंज में खा सकते हो, उस लाउंज में खा सकते हो, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जब आप कहीं घूमने जा रहे होते हो, जब आप एयरपोर्ट पे एंटर कर रहे होते हो, तभी बस हम आपको लाउंज एक्सेस देंगे। लेकिन जब आप कहीं से वापस आ रहे हो तब हम आपको कोई लाउंज एक्सेस नहीं देंगे एग्जिट टर्मिनल पे। ये नहीं बताते क्रेडिट कार्ड वाले जब वो बेचते हैं हमें। तो यही हुआ हमारे साथ। जब हम एग्जिट टर्मिनल पे हमने हमारा लाउंज एक्सेस यूज़ करने को बोला तो उसने बोला नहीं, ये सिर्फ एंट्री टर्मिनल पे वैलिड होता है, जब आप दिल्ली से जा रहे हो कहीं, जब दिल्ली आ चुके हो तो नहीं है वैलिड। तो हम फिर घर आए और हमने रास्ते में ही स्विगी से नूडल्स ऑर्डर कर लिए थे और हमने वो खाया। खैर वो सब बात इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि फाइनली हमारा वियतनाम का पूरा व्लॉग सीरीज़ आज यहाँ पे ख़त्म होता है। टोटल 10 एपिसोड्स डाले मैंने, ऑल्दो मुझे 1.5 महीने लग गए ये सारे एपिसोड्स डालने में, बट हाँ ये वर्थ इट है। मैंने जितना हो सकता था हमने सारा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया, फूकॉक से लेके दनांग से लेके हैनोई, सारी सिटीज़ में हमने जो भी किया हमने सब कुछ इन डिटेल आपको बताया। और यस, कुछ दिन में हमारा Q&A वीडियो भी आएगा, अभी इंस्टेंट तो नहीं आएगा क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी चल रही हूँ, बट यस कुछ दिन में हमारा Q&A वीडियो भी आएगा। उसमें हम अभी तक सबने जितना भी क्वेश्चंस हमसे पूछा है ना सारे वीडियोस में, वो हम एड्रेस करेंगे, प्लस हम बाकी क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए वो भी हम सब कुछ आपको आंसर करेंगे। लेकिन यस मुझे वो दिन याद है कि जब श्रीलंका का व्लॉग मैं ख़त्म कर रही थी तो मैंने बोला था कि मैं अगला व्लॉग जल्दी लाऊंगी, और आज वो दिन है कि मैंने वियतनाम का व्लॉग भी ख़त्म कर दिया। और अब मैं फिर से वही बोलती हूँ कि मैं अपना अगला ट्रैवल सीरीज़ जल्दी ही लाऊंगी अगर भगवान ने चाहा तो। तब तक के लिए हमारे बाकी जो नॉर्मल वीडियोज़ आने वाले हैं हमारे डे टू डे लाइफ के, उसको एंजॉय करिएगा आप। Okay guys, Veera signing off just for the Vietnam travel series. Okay, bye guys.